Myself, Dr. R. Sharma, PhD in Yoga Science. मेरे बोलने का टॉपिक है ओनली वन प्लेटफॉर्म, किसान आंदोलन एंड अवेकनिंग थ्रू द इनर साइंस टू चेंज द सिस्टम्स ऑफ द कंट्री। एक ही प्लेटफॉर्म होगा किसान आंदोलन के नाम से, सिर्फ एक होगा, उसमें सब होंगे, सिर्फ कॉरपोरेट्स और पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी हिंदुस्तान में हैं और उनके लीडर्स, उनको छोड़कर, क्योंकि इन सबको 70 साल से भी ज्यादा दिए, इन्होंने देश को बिगाड़ा है, सुधारा नहीं। आज मेरा बोलने का जो पॉइंट है वो वही पिछला ही चल रहा है। योग विज्ञान धर्म की जड़ को सींचने वाला विज्ञान है। योग विज्ञान अध्यात्म की जड़ को सींचने वाला विज्ञान। फ्रेंड्स, इनर साइंस, आंतरिक साइंस, अंदर की जो साइंस है, उसी का टेक्निकल नाम योगा साइंस है। यानी योग विज्ञान टेक्निकल नाम इनर साइंस का है। और योग का क्या मतलब है? योग जो है, इसका अर्थ योग शब्द में ही रखा हुआ है। योग संस्कृत का शब्द है और योग संस्कृत के जितने भी शब्द हैं, संस्कृत के जितने भी शब्द हैं, सब की मीनिंग उन शब्दों के अंदर ही होती है। जैसे योग है, ये युज रूट वर्ब से बना है। संस्कृत का रूट वर्ब युज है, जिसका मतलब है मिलाना। और ये आप लोगों ने खूब रटा हुआ है, बच्चे बच्चे ने रटा हुआ है। मिलाना योग का क्या मतलब है? आत्मा को परमात्मा से मिलाना। पहले मैं संस्कृत के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि संस्कृत जो है आम लोगों की भाषा नहीं रही, कभी भी नहीं रही आम लोगों की भाषा संस्कृत। संस्कृत तो अंदर के विज्ञान की भाषा है। अंदर के विज्ञान से संबंधित जो लिटरेचर है, उसकी हायर लिटरेचर, उसकी भाषा है। संस्कृत जो है वो संस्कृत शब्द से ही पता लग जाता है ये संस्कृत क्या है। संस्कृत का मतलब कल्चर्ड, कल्चर्ड, सुसंस्कृत हम कहते हैं। ये आदमी सुसंस्कृत है, बहुत कल्चर्ड है। तो संस्कृत तो ऐसी भाषा है जिसके अंदर कोई भी शब्द गलत नहीं मिलेगा, फालतू नहीं मिलेगा, अश्लील नहीं मिलेगा। तो ये कल्चर्ड भाषा है, सिविलाइज्ड भाषा है, कल्चर्ड भाषा है ये। इसीलिए इसको देववाणी कहते हैं, देवताओं की वाणी, दिव्य वाणी, इंट्यूशन और ट्रुथ बिल्डिंग कॉन्शियसनेस की वाणी। यही ब्रह्म विद्या की भाषा है, यूनिवर्स की, क्रिएशन की। सारी क्रिएशन अंदर से कैसे हो रही है, उसकी भाषा, ये साइंस की भाषा है। संस्कृत साइंस की भाषा है। संस्कृत जो है वो हमारे जितने भी हिंदुस्तान में भाषाएं हैं, वो सबकी माँ है, हमारी दादी माँ है, वो सबकी माँ है भाषाओं की। संस्कृत भाषा को पाणिनि, एक ऋषि हुआ है, उसने पाणिनि ने एक लिखी ग्रामर, व्याकरण। उस ग्रामर में सारी संस्कृत को ऐसे बांध दिया कि संस्कृत का हर शब्द अपना जो मूल रूट अर्थ है उसको अपने अंदर हरदम सदा के लिए रखे, तो चाहे हजारों साल हो जाए, चाहे लाखों साल हो जाए। और ये इसने ये पाणिनि ऋषि ने इसलिए किया कि ये जो रिसर्च और इन्वेंशन होती है, आगे आने वाली जनरेशन करती रहेंगी, चलती रहेंगी। तो उनके लिए ये आसान करने के लिए कि इनमें जो शब्द हैं उनकी मीनिंग परमानेंट इसी में रहे, चाहे लाखों साल बीत जाए, ताकि वो वहां से आगे चल सके जनरेशन। और पाणिनि ने ये लोगों का भला करने के लिए कि साइंस के मीनिंग अगर बदल जाएं तो फिर आगे जाना मुश्किल हो जाता है, ये सोच करके उसने किया। और संस्कृत के बारे में एक बात और है, नासा है ना, अमेरिका की
अंतरिक्ष रिसर्च सेंटर, वहां के सभी साइंटिस्टों ने, अमेरिका के सभी साइंटिस्टों ने सर्वसम्मति से एक बात मान ली है। क्या मान ली है? कि कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा कोई हो सकती है, भाषा सबसे अच्छी यानी बेस्ट, तो वो संस्कृत भाषा, और इस पर वो वर्क कर रहे हैं। तो इसकी महानता है कि दूसरे देश वाले भी इसको महान कह रहे हैं। और इस चीज को श्री गुरु गोविंद सिंह जी बहुत अच्छी तरह जानते थे बहुत अच्छी तरह। पर हम तो हरदम ही गलती करते हैं। हम जिनको मानते हैं ना, जिनको पूजते हैं, तो सोच थी प्रकट करने के लिए क्या किया, 2 शिष्य अपने काशी भेजे थे संस्कृत का विद्वान बनाने के लिए। और जब वो पढ़ करके वहां से आ गए तो उनको वेदी टाइटल दिया गया था, वेदी टाइटल दिया था। और यही नहीं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने हाथ से, अपने खुद के हाथ से योग शास्त्र लिखा है। संस्कृत में है योग शास्त्र जो लिखा है, लेकिन गुरमुखी लिपि में लिखा है। गोरखपुर के पास ढेलुआ गांव है, वहां गुरुद्वारे में रखा हुआ है, अब भी रखा हुआ है। ये जून 1992 में मैं खुद पढ़ के आया हूं। ये जो भाषा है ना संस्कृत, और हमारी जो चीजें हैं, हमारे वेद सबसे पहले जर्मनी गए। सबसे पहले जर्मनी वाले हमारे वेदों को ले गए। और 1965 के अंदर, 1965 के अंदर मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। उसमें मुझे पता लगा था कि उससे भी पहले से ही चला आ रहा है, जर्मन के अंदर रेडियो में संस्कृत की न्यूज आती है। वहां जो संस्कृत के विद्वान हैं ना, वो हमारे विद्वानों से भी ऊपर हैं। और याद रखना, दुनिया में अगर कोई इन्वेंशन, मैं रिसर्च नहीं कह रहा, इन्वेंशन जो अंदर की खोज होती है, वो कोई दिमाग करता है तो जर्मन का करता है। वो दिमाग जर्मन का होता है, चाहे अमेरिका में खरीद के उनको वहां बैठा लिया हो, चाहे वो ओरिजिनल चीज जो है ना इन्वेंशन की, ये स्टार्ट इन से होती है, चाहे ये कहीं भी बैठे। और देखो, हिटलर जो है, जो उसके देश का जग, उसके ऊपर जो नस्तका की निशानी ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो 5 हिट है। उसने अपनी एक फौज का टुकड़ा भी भेजा था कैलाश पर्वत की ओर, जहां हमारे योगीज थे। क्यों भेजा था? क्योंकि उमर जो चाहता था कि मैं डिक्टेटर तो हुई, ज्यादा मेरी, उसे राउंड जानते थे नेता सुभाष चंद्र, दिमाग में कुछ भरा। लेकिन हम संस्कृत के खड़े हैं, भाषा के चक्कर, मातृभाषा के चक्कर में पड़ के, पॉलिटिक्स में पड़ के, हमने अपनी दादी माँ जो संस्कृत थी ना, इसको भारत से ही नहीं निकाल दिया, अपने दिलों से भी निकाल दिया। और उसने व्यवहार किया इसके साथ जैसे एक बच्चा जो है वो बचकाना व्यवहार करता है। वो क्या कहता है, मेरी फोटो यहीं रहेगी, दादी की फोटो बाहर फेंक दो, मेरी फोटो यहीं रहेगी। वो कहता है दादी की फोटो बाहर फेंक दो, क्यों? मेरी फोटो नई नई है, दादी की फोटो पुरानी है। ऐसा व्यवहार हमने किया, जो सबसे अच्छी चीज थी उसको फेंक दिया हमने। देखिए, अब मैं आपको फ्रेंड्स, योग जो शब्द है उसका क्या मतलब है, योग का अर्थ क्या है, भाव क्या है, मकसद क्या है, मतलब क्या है। योग जो है युज धातु से बना है। युज माने जोड़ना, मिलाना, आपस में मिलाना, यानी आत्मा को परमात्मा से मिलाना। पर हमें नहीं पता परमात्मा कैसे मिलाएंगे, कैसे कुछ नहीं पता। आत्मा का परमात्मा से मिलाने का मतलब है, भाई बीज में से वृक्ष को कैसे निकालोगे? हथौड़ी लोगे, उसको तोड़ोगे, नहीं, ऐसे नहीं। बीज में से वृक्ष को निकालना है, उसमें है वृक्ष तभी तो निकलेगा ना, उसमें वृक्ष है तभी तो निकलेगा ना। तो उसको बो, जमीन में गाड़ दो, मिट्टी में गाड़ दो, ऊपर से मिट्टी डालो, खाद भी डालो, पानी डालो, और वो सांस लेने के लिए ऊपर उठेगा।
वो कली बनेगा, पौधा बनेगा, ऊपर उठेगा, उसकी रक्षा करो, उसको पालो। वो दुनिया को देखने के लिए ऊपर बढ़ता जाएगा, मैं इस दुनिया को देखूं यहाँ क्या हो रहा है। बच्चे की तरह उसे पालना पड़ता है, काफी टाइम लगता है। बच्चे की तरह उसे पालना पड़ता है, तब वृक्ष निकलता है उस बीज में से। और टाइम भी बहुत लगता है, कोई एक दिन का काम नहीं, एक साल का काम नहीं है टाइम। इसी तरह बस यही तरीका है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का यही तरीका है बस, कि हमारी जो लिमिटेड इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस है, यानी छोटी इंटेलेक्चुअल है, हम इंटेलेक्चुअल लेवल में है, ये इंटेलेक्ट 1% है सारी कॉन्शियसनेस की, तो छोटी सी हुई है। तो लिमिटेड इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस को डेवलप करके, तो योग का जो प्रोसेस है वो डेवलप करने का है। डेवलप करके इसको इंटेलेक्ट को इंट्यूशन बनाओ, इंट्यूशन को ट्रूथ बीइंग कॉन्शियसनेस बनाओ, कॉन्शियसनेस सच्चाई को पकड़ते आखिरी सच्चाई को कंप्लीटनेस पर पहुंच जाएगी। हम अपने कंप्लीटनेस पर पहुंच जाएंगे, अपने अंदर से चेतना का विकास करते करते कंप्लीट कॉन्शियसनेस का नाम गॉड कॉन्शियसनेस है। तो ये है तरीका। अब एक शब्द और आया है योग वेदों में, लेकिन वो आया है, अब संस्कृत का यूजर है, वो तो था यूज पहले वाला, ये यूजर समाधौ, और ये है कि समाधि के अर्थ में आया है, यानी कि वेद में समाधि के अर्थ में योग आया। तो समाधि जो है उसमें उसका मतलब क्या है? ले, समाधि हमारी योग की आखिरी सीमा है, आखिरी मंजिल है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो भाई समाधि वहां आया है, तो मतलब क्या है इसका? मतलब है समाधि को हम तोड़ें, क्योंकि संस्कृत के शब्द जो भी है ना, अर्थ उसके अंदर ही होते हैं। तो समाधि को हम तोड़ सकते हैं 3 तरीके तोड़ने के। पहले सम प्लस आ प्लस धा इक्वल टू समाधि, इस तरह तोड़ते हैं तो समाधि बनता है इसका मतलब। और इसका मतलब क्या है? टू पुट ए थिंग इन सच ए वे एट इट कैन बिकम्स इट्स कंप्लीट वन, ये अपने आप में पूर्ण हो जाए, ऐसे इसको जोड़ दो, ऐसे बना दो इसे। जैसे कार्डबोर्ड का एक हिंदुस्तान का नक्शा है और सब स्टेट्स अलग अलग बोर्ड की बनाई हुई है, अलग अलग पड़ी है, बिखरा पड़ा है वो। अब उनको जोड़कर पूरा नक्शा बना दो, यानी कंप्लीटनेस, इसका अर्थ है कंप्लीटनेस की तरह। अब समाधि को और कैसे तोड़ेंगे? समम प्लस आ प्लस धा इक्वल टू समाधि, इसका मतलब भी समाधि होता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टू पुट ए थिंग इन ए बैलेंस्ड ऑर्डर, कंप्लीट समता में। समत्वम योग उच्यते, इसीलिए गीता में कहा पूरी समता हमारे अंदर आ जाए, यानी ईजी मशीन हमारी यहां लगाई जाए ना, तो एक लाइन आएगी इक्विलिब्रियम की, एक लाइन आएगी, वेवरिंग कुछ भी नहीं होगा वहां। और पहला जो मैंने बताया था कंप्लीट करना, योग है कर्म सो कौशलम, यानी कर्म में ऐसी कुशलता हो कंप्लीट बना दे, ये समता है, ऐसी समता हो अपने आप में पूर्ण हो। और एक और अर्थ इसका बनता है तोड़ने से, सम्यक प्लस आ प्लस धा इक्वल टू समाधि, इसका मतलब भी समाधि बनेगा। तो इसका क्या मतलब है? टू पुट ए थिंग एट इट्स प्रॉपर प्लेस एंड इन इट्स पर्सपेक्टिव, एक चीज को उसकी शुद्ध अवस्था में, पूर्ण शुद्ध अवस्था में रख देना, तो इसका भी मतलब कंप्लीटनेस है। तीनों का मतलब एक है, ये समाधि को मर्जी से तोड़ लो, तीनों का मतलब एक ही आएगा। अवर कंप्लीटनेस, हमारी कंप्लीटनेस, कंप्लीट कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस, ये तो नाम है अवस्था के। तो फ्रेंड्स, अब एक चीज और ध्यान दो, ये बेसिक चीज है जो मैं बता रहा हूं, नहीं तो योग समझ नहीं लगेगी। फिजिकल एक्सरसाइज समझे बैठे हो। ये जो है ना पतंजलि ऋषि, उसने योग शास्त्र लिखा, याद रखना, उसने योग शास्त्र लिखा है, योग विज्ञानी बनाया, उसने योग विज्ञानी बनाया, योग शास्त्र बनाया है, योग शास्त्र लिखा है, योग विज्ञान नहीं बनाया, योग साइंस नहीं बनाई। अरे साइंस तो यूनिवर्सल होती, इटरनल होती है, सदा रहने वाली, और यूनिवर्सल होती है, सब जगह होती है, वो तो होती है, वो तो ना जन्म लेती है ना मरती, वो तो है ही। साइंस तो यूनिवर्सल है, साइंस तो इटरनल है। हाँ इतना है, कभी वो प्रकट हो जाती है अपीयर, और कभी डिसअपियर हो जाती है, वो लुप्त हो जाती है। जैसे यही साइंस
जिसकी बात मैं कर रहा हूं, योग विज्ञान, ये कभी प्रकट हुआ था पूरा, लेकिन ये नीचे आता आता डिसअपियर हो गया और मेटेरियल साइंस नीचे से ऊपर जाते जाते अपीयर हो गई। अरे ये चक्कर अपीयर और डिसअपियर होने का इनका तो आपस में चलता ही रहता है, इसीलिए तो युग बदलते हैं, इसीलिए युग बदलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो पतंजलि है ना ऋषि, इसने योग विज्ञान बनाया नहीं, वो तो इटरनल है। इसने योग शास्त्र लिखा। योग तो इससे पहले भी था, योग विज्ञान तो इससे पहले भी था। ये जो पतंजलि हुआ 1-2 सेंचुरी पहले क्राइस्ट के, तो क्राइस्ट से पहले भी था, पतंजलि से पहले भी था, महात्मा बुद्ध भी करीब करीब उसी टाइम में हुआ, थोड़ा सा बाद पतंजलि के, तो उस वक्त भी था। तो ये तो पहले भी था। तो क्या किया पतंजलि ने? अरे भाई, योग तो था, पर तरह तरह का योग जगह जगह बिखरा पड़ा था। उसने क्या किया? सबको इकट्ठा किया, फिर सबको देखा, फिर सबको समझा, फिर अपने एक्सपीरियंस में से निकाल करके ना योग शास्त्र लिख दिया, जिन्हें कहते हैं योग सूत्राणी और पतंजलि। पतंजलि ने योग सूत्र फार्मूले बनाकर रख दिए। क्या है योग शास्त्र? बिखरा पड़ा था, पहले था, पहले भी उसने ये काम किया, सबको इकट्ठा कर दिया। और दूसरी बात, हम हिमालय के ऊपर 15,000 फुट की ऊंचाई पर, मैं कई बार बता चुका हूं, जहां यानी ग्रेट संसद पार्लियामेंट है, उसके अंडर 2 यूनिवर्सिटी चल रही थी, योग विज्ञान की यूनिवर्सिटी और प्रकृति विज्ञान की यूनिवर्सिटी। वहां पर एक एक चीज जो है पतंजलि की, उस पर एक्सपेरिमेंट हुए हैं। वहां मेटेरियल साइंस थी, वो योग साइंस को प्रूव करने के लिए थी, देखने के लिए थी। इस दृष्टि से वहां एक एक चीज इसकी प्रूव हो गई है। वहां कितने ही आदमी आए जिन्होंने बताया, हाँ वहां एक्सपेरिमेंट सब चीजों पर हो गए, सारी 100% ठीक निकली है जो भी उसने लिखी है। और लिखे भी सूत्र में उसका कैसी है कि जो उसने सब तो छोड़ो, एक अक्षर भी उसमें से, छोटे छोटे सूत्र हैं, एक आधी लाइन के, एक अक्षर भी ना तो जमा कर सकते उसमें, ना निकाल सकते और ना बदल ही सकते हो इधर से उधर। यानी ऐसे वो पहुंचा हुआ था कि सारी चीजें घड़ी घड़ाई अंदर से निकल रही थी, जैसे किसी मशीन से एक जैसी गोली निकलती। वो खुद बहुत पहुंचा हुआ था और सारा अपने अंदर एक्सपीरियंस में लाके फिर लिखा है उसने। एक बहुत बड़ी चीज उसकी देन है इस चीज की, ये सबसे बड़ी देन है उस चीज की। और वहां जो एक्सपेरिमेंट हुए, वहां आदमी आए हैं। काशी में एक आदमी आया, विशुद्धानंद उसका नाम था, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो काशी यूनिवर्सिटी का था, वो वहां बैठा था। अमेरिका का और जर्मनी के वहां साइंटिस्ट भी बैठे थे। और वहां जब वो दिखा रहे थे कि रुई से किसने फूल गुलाब का बना दिया, तब साइंटिस्ट कहते थे बन तो गया, हम देखने पर हमें समझ नहीं लगी। तो वहां गोपीनाथ था जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था काशी में, गोपीनाथ कविराज उपाधि थी उसकी। वो कहते हैं समझ नहीं लगी, बन तो गया। तो उसने क्या शब्द कहा, जो दुनिया का वो सबसे बड़ा आदमी माना गया है, जिसको ज्ञान था सबसे ज्यादा योग का, और ऐसे आदमी को सबसे बड़ा था वो दिखाने वाला विशुद्धानंद। पता है क्या कहता है? कहता तुम्हारा ज्ञान है ही कितना, तुम्हारा ज्ञान है ही कितना। और एक्चुअली बात भी ठीक है। अरे 20 साल में वहां इतनी जगह पहुंचा दिया कि रुई से गुलाब बना दे, सूर्य किरण से कुछ भी बना दें। और यहां 20 साल हम सारे लगाते हैं। एमए करोगे तो 20 साल लग जाते हैं, सारे कर रहे हैं। 3 साल तो केजी वगैरह में लगाते हैं, और आगे 15 और लगा लो। अगर हम एमए भी कर ले, बीए तक, यानी बीए तक 15 हो गए, तो एमए करोगे तो 20 हो जाते हैं। 15 3 18 2 20। और अगर आप बीए करके 2 साल की ट्रेनिंग करोगे तो भी 20 साल हो जाते हैं। आप इंजीनियरिंग करोगे तो भी 20 साल हो जाता है। आप एमबीबीएस करोगे तो भी। हम क्या सीखते हैं 20 साल? बताओ हम क्या सीखते हैं? एमएससी कर लेते हम क्या सीखते हैं? वो तो यहाँ इतना कर गया कि किस तरह किरणों से सृष्टि हो रही है,
और बस सामने करके दिखा दिया। वो 20 साल में वो 20 साल ये हम लगा रहे हैं, पर हमारा तरीका सिर्फ इंफॉर्मेशन तक है। हम अपनी जिंदगी को बदल चुके हैं, अपनी असली चीजों को छोड़ चुके हैं, हम उनको भूल गए हैं। फ्रेंड्स, अब मैं ये बताना चाहता हूं कि योग के 8 स्टेप्स हैं। 8 स्टेप्स कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 7वीं 8वीं जमात में भी किसी बच्चे को पूछोगे गिना देगा, किताबों में है। चाहे वहां से खाते चुकते कुछ नहीं ना पता है, किताबों में है, इंफॉर्मेशन तो है। अब जो है थोड़ा सा हिंट मैंने समाधि का दे दिया है, तो कंप्लीटनेस की स्टेट है जो अभी मैंने बताई थी तोड़ करके। अब सबसे पहले 2 हैं, उनको पकड़ो। वो है यम और नियम। यम कहते हैं डोंट्स, जो नहीं करने, जो काम नहीं करने, और डूज, जो करने हैं। यम जो नहीं करने, यम माने रोकना, नहीं करने। नियम जो करने हैं। ये 2 ब्रांचेज हैं, ये 2 है पहले, यम और नियम, और इकट्ठे हैं ये। अब यम नियम है क्या? एक सिंपल सी चीज बताता हूं, सिंपल शब्द। सेल्फ ऑनेस्ट रहकर, पहले सेल्फ ऑनेस्ट बनना पड़ेगा भाई, इस लाइन में चलना चाहते हो। अपने आप से ईमानदार, और अपने आप से ईमानदार कौन होता है? आपे गुरु आपे चेला। जो हमारी ज़मीर कह रही है, जो हमारी आत्मा कह रही है, जो हमारा अंदर का गुरु कह रहा है, उसको ओबे कर देना। तो सेल्फ ऑनेस्ट बनकर सिंपल सी 4-5 चीजें याद कर लो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। किसी को तकलीफ ना दो, पहला है किसी को तकलीफ ना दो। दूसरा है झूठ ना बोलो। तीसरा है चोरी ना करो। और चौथा है कि अपनी एनर्जी को वेस्ट भी ना करो और मिसयूज भी ना करो। और 5वां है जिस चीज के ऊपर हमारा अधिकार नहीं ना, वो मत लो। अब रिश्वत क्यों लेते हो? नौकरी करते रही हो, तनख्वाह मिल तो नहीं है, किस चीज पर कब्जा क्यों करते हो? वो तुम्हारी जमीन नहीं हो तो किसी की थी, क्यों कर रहे हो कब्जा? और जरूरत से ज्यादा चीजें क्यों इकट्ठी कर रहे हो? वो भी इसी में आ जाते हैं। तीनों चीजें एक में आ जाती हैं। जिस पर अधिकार नहीं वो नहीं लेना। अगर ज्यादा नेसेसिटी से ज्यादा हम चीजों को इकट्ठा करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, भूखे मरेंगे बेचारे दूसरे लोग। तो ये पाप है। सिर्फ ये 5 चीजें हैं। अरे 5 चीज पर हमारे नेगेटिव फोर्सेस जो माइंड एनर्जी खर्च करके वेस्ट कर देती है, अगर इनको हम रोक लें तो एनर्जी बचेगी। जो बचेगी उसको पॉजिटिव साइड में लगा दो। वो पॉजिटिव साइड क्या है? अरे खालिश करना, अपने आप को प्योर करना, साफ करना, खालिश करना। कैसे होगा खालिश? खालिश तो हो जाओगे, देखो हमारी भावना साफ हो, शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हो, हमारे कर्म शुद्ध हो, बस। और इनमें भी 5 है, पर उन 5 को याद करने की क्या जरूरत है? जब शुद्ध करोगे अपने आप वो 5 आ जाएंगे। लेकिन अगर इन पहले 5 नेगेटिव को नहीं रोका ना, तो शुद्ध भी तुम खालिश भी नहीं हो सकते, प्योर भी नहीं हो सकते। क्योंकि यहाँ गंदगी तो यहां से चलती है, वहां तभी तो खराब होता है आदमी। इसलिए सब चीजों को भूल जाओ। सिर्फ ये 5 चीजें जो मैंने आप बताई है ना, कि किसी को तंग नहीं करना, यानी तकलीफ नहीं देनी, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, मिसयूज एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, और जिस चीज पर अधिकार नहीं वो नहीं, बस इनको पकड़ लो। ये मत करो। कौन सा बुरा है इसमें? क्या शिक्षा में ये नहीं होना चाहिए? कौन सा बुरा है बताओ इसमें? क्यों डर लगता है इन चीजों से? जब मैं भी कहता हूं ना किसी को, तो मुझे पता है ये बिजनेस करने वाले क्या कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब ये बात हमें मत बताओ, क्योंकि हमें तो झूठ बोलना पड़ता है बिजनेस में। उन्हें कोई पूछे भाई तू झूठ क्यों बोलता है, तो 10% कमाना, पर दूसरों को कहे मैं 10% ही कमा रहा हूं, मैं 10.5 भी नहीं कर रहा इससे, तो सच के ऊपर चल पड़ना। तो ये जो है ना यम और नियम, ये क्यों है? जब डे टू डे लाइफ में, रोजाना की लाइफ में लागू करना क्यों जरूरी है? देखो ये सोचने वाली बात है, क्यों जरूरी है? ये नहीं पता किसी को भी क्यों जरूरी है। अरे जरूरी इसलिए है कि हम नहीं चाहते दुख आए, और इनको तोड़ेंगे ना, इन पर नहीं चलेंगे ना 5 चीजों पर, देखो फिर दुख आएगा, फिर दुख आएगा। और दुख से बचना चाहते हैं ना,
तो ये हमारी जिंदगी में टूटे ना, ये टूटे ना 5 चीज जो मैंने गिनाई है। और इनको जिस अवस्था में अब हम हैं वहां तो टूट रहे हैं। इनको पकड़ के योग के प्रोसेस में एक एक चीज में से आसनों को पकड़ेंगे, उनको छोड़ देंगे, यम नियमों को पकड़ते हुए आसन पकड़ेंगे, उसको छोड़ देंगे, फिर प्राणायाम पकड़ेंगे, फिर उसे छोड़ देंगे, प्रत्याहार, फिर उसे छोड़ देंगे, धारणा, ध्यान, समाधि, समाधि तक हम चले जाएंगे, यम नियम हमारे साथ जाएंगे, क्योंकि उस अवस्था में नहीं टूटते। इसलिए ये जरूरी है कि हम चाहते हैं सुखी रहें, दुख ना हो। तो ये टूटेगा तो दुख तो होगा। तो सारा योग का जो प्रोसेस इनके लिए है, और सारे धर्म का प्रोसेस भी, धर्म में भी यही है, अध्यात्म में भी यही है, और योग का बेस भी यही है, और हमारी सारी संस्कृति सभ्यता का भी बेस भी यही है, सारे लिटरेचर पुराने का बेस भी यही है। इसको छोड़ दिया हमने। अब देखिए, ये 2 बेस हैं। इस बेस के ऊपर, यम और नियम के बेस के ऊपर, नियम के ऊपर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये मंजिलें बनी हुई है 6। 8 थी, 2 मंजिलें तो बेस बनी है नीचे जमीन में, ताकि कोई भूचाल आए तो टूट ना जाए। तो ये 2 बेस है, बाकी मंजिलें इसके ऊपर है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, अब योग में से बेस को निकाला हुआ है, कोई भी इनकी बात नहीं करता, ना इन पर कोई चल रहा है, ना चलने के लिए कह रहा है, निकाला हुआ है इन सबको। अब मुझे ये बताओ, जब बेस ही नहीं होगा, नींव ही नहीं होगी, तो ये मंजिल बन जाएगी? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की मंजिलें बन जाएंगे जब यही नहीं होगा। योग इनको करते हुए आगे जाना पड़ता है। जब यही नहीं है तो कहां से आए मंजिलें, कहां से आएंगी? तो ये तो आप मानते हैं ना, बेस के बगैर तो मंजिलें बनेंगे नहीं। तो सोचो ना फिर इस पर, ये क्यों बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं? जो कह रहे हैं हम आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, प्रत्याहार कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, और हम तो समाधि भी आधा घंटा लगा लेते हैं। जो ये कह रहे हैं, पूछो ना उनसे कि बेस ही नहीं तो कैसे हो जाएगा? और सेल्फ ऑनेस्टी के साथ इन पर चलना पड़ता है। अपने आप से ईमानदार रह के, जो अपने आप से ईमानदार है वो दूसरे से ईमानदार हो सकता है, नहीं तो परमात्मा से भी ईमानदार नहीं हो सकता। वो झूठ बोल रहा है। अपने आप से ईमानदार रहते हुए चलना पड़ता है। आप पे गुरु, आप पे चेला। ये जो 8 है ना स्टेप्स, इनको 8 अंग भी कहते हैं। 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनको 8 अंग भी कहते हैं। शरीर है ये योग विज्ञान का शरीर है। अब हमारा इसको अंग क्यों कहा? क्योंकि हमारे जितने अंग है ना, अपने जितने सिस्टम है ना, वो मिलकर के काम करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पहले काम करे, बाकी सब रेस्ट करें, और जब वो काम कर ले तो दूसरा सिस्टम कोई रेस्पिरेटरी काम शुरू कर दे, बाकी बंद रहे। ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे हरदम ही कोऑर्डिनेशन के अंदर दिन रात 24 घंटे सारी जिंदगी भर काम करते हैं। इसलिए अंग कहते हैं इन्हें, ये योग का अंग है। अब ये सारे अंग ठीक है तब तो सारा काम ठीक चलेगा। और एक भी अंग खराब हो गया ना, हार्ट भी थोड़ा बहुत भी खराब हो गया, सारे सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएंगे, सारे अंग डिस्टर्ब होंगे। फिर ये तो आप मानते हैं सारे डिस्टर्ब होंगे। फिर थोड़ा सा खराब हो गया तो भी, अरे सिर दर्द एक होता है, उससे डिस्टर्ब सब कुछ हो जाता है। माइग्रेन की तो बात ही छोड़ दो, वैसे भी सिर दर्द होगा, वैसे ही सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो मुझे ये बताओ, ये 2 अंग निकाल दिए 8 में से, और बहुत बेस हैं जिसके बगैर हम आगे जा ही नहीं सकते, यम और नियम। इनको मैंने यूनिवर्सल मोरल कंडक्ट्स कहा है। वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट टाइम में क्यों कहा है, कहां से मैंने पकड़े, बताऊंगा। तो ये जो है ना, इनको निकाल दिया दोनों को। अरे ये तो हार्ट और किडनी निकाल दी। हार्ट और किडनी किसी शरीर से निकाल दो कि जिंदा रहेगा? तो बताओ फिर कहां है योग, जब यम नियम ही नहीं है उसके अंदर, ना इनके ऊपर कोई चल रहा है ना चला रहा है, और आगे इसके बगैर जा नहीं सकते। तो बताओ ना फिर जिंदा कहां है? ये तो लाश उठाए फिर रहे हैं, जैसे योग कह रहे हैं वो योग है ही नहीं। वो तो मैं बताऊंगा ना, वो योग नहीं है। योग क्या है ये तो आपको पता लग जाएगा। पर इतना पता आपको होना चाहिए कि यम नियम जो है निकाले हुए हैं इनमें से। और ये क्यों निकाले हैं भाई?
अरे ये उन्होंने निकाले हैं जो सिखाते हैं, शुरू से ही निकाले हुए हैं। उनके गुरु ने निकाला, उन्होंने निकाला, अब इन्होंने निकाल दिया। ये फ्रॉड आदमियों ने निकाले हैं बचने के लिए। क्यों? क्योंकि ये यम नियम जो है ना, मैंने जब गिनाए हैं, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, ये 5 ही तो हैं। अरे इससे ये पकड़े जाएंगे आदमी। ये मेजरिंग स्टैंडर्ड है, पैमाना है मापने वाला योगी कहां खड़ा है। ये पैमाना है मापने वाला योगी कहां खड़ा है। अगर इन पर चल रहा है तब तो योगी है, नहीं तो नहीं है। और इन पर भी किस अवस्था में चल रहा है? बहुत कोशिश करके लागू कर रहा है जिंदगी में। जैसे प्रत्याहार तक ऐसा ही होता है, जब तक हम अपने अंदर प्रवेश ना कर जाए बहुत कोशिश करनी पड़ती है ये इनको लागू करने के लिए। है तो ये 5 ही, लेकिन हजारों इसमें बुराइयां आ जाती हैं, सारी सिमट जाती है इनमें। तो क्या करता है, जब अपने अंदर चला जाता है फिर आसान हो जाता है काम। तो फिर थोड़ी सी कोशिश से ये चलते रहते हैं। और जब ट्रूथ बीइंग कॉन्शियसनेस समाधि में पहुंच जाते हैं तब अपने आप ये लागू हो जाता है, वहां कोई दुख दाख नहीं आता फिर। तो इससे ये पता लग जाता है कि यम नियम उसकी किसी योगी की जिंदगी में है भी कि नहीं। नहीं है तो योगी है नहीं, और किस मात्रा में चल रहा है उसी अवस्था का वो मालिक है। अब ये तो निकाल दिए, इसलिए कि हमें कोई माप ना ले, इसलिए निकाला कि मेरिंग स्टैंडर्ड है। हमने बात की तो हम ही पकड़े जाएंगे, क्योंकि हम तो चल ही नहीं रहे इनके ऊपर। लोग कहेंगे जी तुम तो झूठ बोल रहे हो, लोग कहेंगे तुम बाबा योगी बना हुआ है वर्ल्ड का, और तू घी के अंदर देसी उसको शो करने के लिए पीला रंग मिला रहा है, तू शहद के अंदर तू चीनी मिला रहा है, और तू कह रहा है मैं योगी हूं। तो ये तो सारा कुछ तोड़ रहे हो, ये सारे तोड़ रहे हैं। इसीलिए इनकी निकाला हुआ है कि ये आप लोगों को पता लग गया तो आप लोग इन्हीं गले से पकड़ लोगे कि तुम तो फ्रॉड हो, तुम क्या कर रहे हो, योग है कहां। अगर योग है तो पाप क्यों है? अरे योग हो तो पाप हो ही नहीं सकता। अगर पाप है तो फिर योग नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको एक झलक सी दिखाता हूं कि असली योग कैसे किया जाता है। रियल योगा, ट्रू योगा कैसे किया जाता है, यह मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, एक तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, जब आपने एक बिल्डिंग बनानी है, 8 मंजिला एक बिल्डिंग है, वो बनानी है, तो फिर भाई बिल्डिंग बनाओगे तो क्या चाहिए? नींव रखोगे ना, नींव रखोगे। अरे भाई नींव से पहले तुम्हारे पास प्लाट होना चाहिए कि मैं हूं हुए बंद हो जाया करेंगे अपने आप 3 मिनट के लिए। तो समझ लो अब प्राणायाम भी आगे नहीं जा सकती, खत्म हो गई। और अब प्रत्याहार को करके, अब प्रत्याहार का हमारे सेंसेस बाहर ना जाएं, जो वेस्ट कर रही हैं, आंखें देख जा रही हैं, देख रही हैं, कान इधर उधर की फिजूल की बातें सुन रहा है, वो अंदर सिमटे रहे, बाहर ना जाएं। उस अवस्था को प्राप्त करना। और उस अवस्था में जब आप ये चल रही होगी इसका अभ्यास, डे टू डे लाइफ में यम नियम पर चलते हुए ये प्रत्याहार हो रहा होगा, तो लंबे टाइम के बाद क्या होगा, 6 मिनट के लिए आपके सांस बंद हो जाएंगे अपने आप। रोकना नहीं, अपने आप रुकेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब ये आ जाएगा तो क्या होगा, अरे इस अवस्था के अंदर तुम्हारी कौन सी सफाई हो जाएगी, यानी तुम्हारी 1% पर्सनैलिटी की सारी सफाई हो जाएगी, कॉन्शियस लेवल की, और इंटेलेक्ट की भी सारी हो जाएगी। और इंटेलेक्ट की सफाई हो जाने से इंटेलेक्ट इंट्यूशन में बदल जाएगी, जो 10 टाइम ज्यादा पावरफुल है इंटेलेक्ट से। और फिर फील्ड स्टार्ट हो जाती है अंदर की धारणा की। ध्यान नहीं, ध्यान तो बहुत आगे है, ये धारणा, ये बैकग्राउंड है ध्यान की भी बैकग्राउंड है। मेडिटेशन सब तो आता ही नहीं इनमें, ये धारणा है। इसमें क्या होता है, तुम अंदर तो चले जाते हो इंट्यूशन की इनर अवेयरनेस के साथ, और अंदर जाके तुम सफाई भी करते हो ऊपर से, क्योंकि तो दृष्टि है, देखती है, जहां गंदगी पड़ी उसी सफाई करोगे। जब सफाई भी कर देते हो, और ये लंबे टाइम तक ऐसा चलता रहता है कि डे टू डे लाइफ के अंदर यम नियम लागू हो रहे हैं और तुम धारणा भी रोज कर रहे हो, उससे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आता है कि आपके सांस आधा घंटा तक बंद हो जाते हैं, आधा घंटा अपने आप। अब समझ लो कि ये मैच्योर हो जाएगी, इसकी लाइट बढ़ जाएगी, अंदर की इंट्यूशन की लाइट बढ़ जाएगी, और 3-4% को सबकॉन्शियस की सफाई होगी, सारी की नहीं हुई,
धारणा आगे जा नहीं सकती, इससे 3-4% कर सकती है बस। पर जब वो मैच्योर हो जाती है तो 10% तक पहुंच जाती है, यानी 10% तक सबकॉन्शियस स्टेट है, कंप्लीट है, कॉन्शियसनेस 100%, उसकी 10% तक पहुंच जाएगी धारणा, ध्यान से, ध्यान से। फिर आप ध्यान पकड़ लेते हैं और ध्यान को डे टू डे लाइफ में यम नियम पर चलते हुए ध्यान करते हैं, और लंबे टाइम के बाद फिर एक ऐसा रिजल्ट आता है कि 6-6.5 घंटे तक आपके सांस अपने आप रुके रहते हैं, सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, रुके रहते हैं। अब जब ये आ जाती है ना 6.5 घंटे, तो सारी सफाई हो जाती है सबकॉन्शियस स्टेट के अंदर से, और इंट्यूशन की भी हो जाती है, जो मैच्योर हुई थी उसकी भी वो बदल जाती है ट्रुथ बीइंग कॉन्शियसनेस में। अब वो ट्रुथ बीइंग कॉन्शियस का मतलब आखिरी सच्चाई तक जाने वाली, सच्चाई को पकड़ने वाली, और सारे पर्दे हटाकर सच्चाई के आखिरी सच्चाई को पकड़ने वाली। बस वहां जाते हैं तो यम नियम टूटते नहीं, फिर अपने आप चलते। इससे ध्यान तक तो टूटते थे, आगे नहीं टूटते। 6 घंटे तक तो टूटते थे, सांस रुकता था वहां तक, तो ऐसे आगे नहीं टूटते। पर यहां थोड़ा कोशिश करनी पड़ती थी अंदर जाके, बाहर बहुत ज्यादा कोशिश थी। अब ये जो है ना धारणा, ध्यान, समाधि आ गई ध्यान के बाद, अब यम नियम पर चलते हुए समाधि में से गुजरना पड़ेगा, जो कि 4 और स्पेस है, बल्कि 5वां स्पेस है कंप्लीटनेस का। वो ट्रुथ बीइंग कॉन्शियसनेस, रितंभरा प्रज्ञा जिसे कहते हैं, वही निकालेगी। वहां ध्यान नहीं जा सकता। वो तो 2 स्पेस अपना निकाल लेगा, इंटेट के बाद हायर स्पेस 2 निकाल लिए उसने, लेकिन 7 है ना, तो 4 तक ये पहले ले जाएगी। एक ऐसी अवस्था आएगी कि तुम सारी सृष्टि के नियम, जो स्थूल चीजों के तुम्हारे सामने आएंगे, कैसे बन रहे हैं, ये नियम चीजें कैसे क्रिएट हो रही हैं, कैसे नष्ट हो रही हैं। फिर सूक्ष्म के आएंगे, ये कैसे अहंकार बन रहा है, कैसे मन बन रहा है, कैसे बुद्धि बन रही है, कैसे चित्त बन रहा है, क्या कुछ है, सारी चीजें नाचेंगी तुम्हारे सामने। प्रकृति अपने भेद खोलती शुरू हो जाएगी, और लास्ट में जो 6वें में, लास्ट तो अभी नहीं, 6वें स्पेस में पहुंचकर जब लास्ट तक पहुंचोगे, तब तुम्हारा अहंकार भी खत्म हो जाएगा। नानक जीवित यहां मर रही है, ऐसा योग कमाइए। देखा, बेई नदी के अंदर गुरु नानक देव जी ने डुबकी लगाई थी, तो 4 दिनों के बाद निकले थे, क्योंकि ये समाधि में 56 आवर्स, 2.25 दिन तक सांस रुके रहते हैं इमेच्योर में। मेच्योर में 72 घंटे, और 72 घंटे तक वो पहुंच गया ना, वो फिर मर्जी तरह चाहे 20 साल बैठा रहे। और ऐसे उदाहरण मैंने गिनाए भी हैं कि 20 साल बाद निकाला जमीन से कोई, वो जिंदा था, और फिर 10 साल जिया भी उसके बाद, हालांकि मुर्दा समझ के उसे गाड़ दिया था। तो इस तरह ये जो है ना 6वें में जाके अहंकार खत्म हुआ है। हम बह जरूर रहे थे, पर अहंकार था। एक है कि जो जैसे गुरु नानक देव जी भक्ति वाले बहते हैं, उनका अहंकार जो है ना वो पहले ही खत्म हो जाता है, वो तो बह रहे हैं बस। लेकिन यहां अगर हम पहले खत्म कर देते ना अहंकार को, तो ये खोज नहीं हो सकती थी, साइंस नहीं बन सकती। ये साइंस तो इसको निकाल करके, इसमें से निकल करके, वो भक्ति है, वो फेथ से गए थे, फेथ से चले जाते हैं। ये इंटेलेक्ट से चले हैं, बाहर से चले हैं, इंट्यूशन बनाइए, ट्रुथ बीइंग कॉन्शियसनेस बनाइए, फिर यहां पहुंचे। तो ये लास्ट में इसके बाद तो है अहंकार खत्म हो गया, पानी जो है वो भाप बन के उड़ गया। जिस चीज को मैं सच समझ रहा था कि घड़े के अंदर सूरज चमक रहा था, परछाई पड़ रही थी उसकी रिफ्लेक्शन, तो मैं उसको असली समझ रहा था। बाद में मुझे पता लगा नहीं, सूरज तो वो है, उसकी परछाई पड़ रही यहाँ पर, तो वो टूट गया घड़ा, वो टूट गया परछाई, और असली पकड़ लिया। असली तुम्हें कंप्लीटनेस तक ले जाएगा। लेकिन आप सोचोगे ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, और हर एक नहीं जा सकता, क्योंकि साइंटिस्टों का रास्ता है। अरे एमएससी तो करोड़ों अरबों आप यहां होंगे दुनिया के अंदर। आइंस्टाइन कितने के बनते हैं? ये वो हर एक को इंसान यहां तो बनाया जा सकता है अंदर। यहां बना बना कर भेजा करते थे, ऊपर से हिमालय से बना बना कर भेजा करते थे। तो ये साइंटिस्टों का रास्ता है। ये ना सोचो कि मैं कह रहा हूं और तो तुम सब चल पड़ोगे। सारी जिंदगी इसमें तो लगती है, और डेडिकेटेड होकर लगती है, और पूरी ताकत से लगती है। हाँ, आम आदमियों के लिए रास्ता है। योग कैसे करे आम आदमी, वो मैं बता देता हूं। देखिए, पहली तो बात यह है कि आम आदमियों के लिए यम नियमों को
धर्म में डाल दिया। तो धर्म है वो यही तो है। वो कहते हैं झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, ये ना करो, वो हजारों लाखों चीज बोले इन पांचों में आ जाती हैं। और अगर वो बह रहे हैं इनके अंदर, फिर वो पहुंचे हुए संत हैं। अहंकार पहले खत्म होगा, वो तो बह रहे हैं। उनके बहने का हमें ज्यादा फायदा नहीं हो सकेगा। हमें तो खुद चलना है ना इनके ऊपर। वो बता देंगे लेकिन हम बह नहीं सकते। हम तो चल करके जाएंगे, हम तो इंटेलेक्ट से चलते हैं। हम तो बाहर बैठे हैं, वो कुदरती अंदर चले गए। और धर्म में तो ये है कि कोई अंदर नहीं है, वो तो बता रहे हैं, जबानी कह रहे हैं भाई सच 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 बोला करो, झूठ ना बोला करो, तंग ना करा करो, फलाना ना करा करो। वो तो बता रहे हैं, जबानी बातें कर रहे हैं। लेकिन योग तो यकीनी बनाता है कि ये टूटे ही ना, यानी कि कोई भी तंग ना करे, तकलीफ ना दे किसी को, झूठ ना बोले, चोरी ना करे, मिस यूज पावर को ना करे, वेस्ट ना करे, किसी चीज पर कब्जा ना करे, जिस पर अधिकार नहीं वो ना रखे, जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठी ना करे। यकीनी बनाता है ये। वो जबानी बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये यकीनी बगैर तो ये कदम भी आगे नहीं जा सकते। और सेल्फ ऑनेस्ट होकर इधर ही तो आता है, आत्मा लाती इधर है। सेल्फ जो आत्मा है इधर, वो कहते हैं इस पर ही चलो, वो ही लाती है इधर। इसलिए पहले उसे पकड़ना पड़ता है, तब फिर इधर अपने आप ही आदमी फिर धीरे धीरे चल पड़ता है इधर। तो आम आदमियों के लिए क्या है? देखो, आम आदमियों के लिए ये है कि ये जो यूनिवर्सल मोरल कंडक्ट्स है ना, यम नियम, इनको डे टू डे लाइफ में लागू करो ना। कोशिश करके कर लो, अपने आप तो नहीं होंगे इस अवस्था में, कोशिश करके करते रहो ना। और इसी के लिए 4 शब्द याद कर लो। वो बेस था, पिलर था जिंदगी का। अगर वो जिंदगी के इन 4 पिलर में से तुम इनको निकालो, यम नियमों को, तो सारी जिंदगी सुखी हो जाएगी तुम्हारी। 4 कौन से हैं? पहला है धर्म। धर्म का मतलब क्या है? आत्मा, इनर कॉन्शियस, जमीर, अंदर का गुरु। बस वो जो कहता है वो करो, वो कहे ना करो वो मत करो, उसके मुताबिक चलो। आप पे गुरु, आप पे चेल, पहले इसे पकड़ना पड़ेगा। इसे ही धर्म कहते हैं। और सबका धर्म एक ही है, यही है, एक ही धर्म है। कोई धर्म चलाने आया भी नहीं, इसको ठीक करने आया है। तो ये आत्मा से पूछ करके, जमीर से पूछ करके करो। गलत ये कहती ही नहीं, ये इन्हीं पर चलाती है। दूसरा अर्थ। अरे जो पैसे कमाने हो ना, वो जमीर से पूछ के कमाओ। ये 2 नंबर का नहीं कमाने देगी, ये धोखा नहीं देने देगी। तो इससे पूछ करके ही पैसे कमाओ। दशनुवादी कमाई करोगे फिर तो, और तो कुछ बचता नहीं। करो और हो जाएगा। तो धर्म पर भी चल पड़े, अर्थ पर भी चल पड़े, और काम, फिर इच्छाएं। इच्छाओं में नेसेसिटी को पकड़ो। ये इच्छाएं तो दुख है सारा, यही तो इम्प्योरिटी है। जो जो खालस बनोगे, प्योर बनोगे, इच्छाएं हटती चली जाएंगी। बिल्कुल प्योर बन गए तो इच्छा ही नहीं बचेगी। तो आप क्या करो, नेसेसिटी के लिए पैसे जो कमाए हैं, जो पैसे कमाए ठीक तरीके नेसेसिटी पर खर्च करो। लग्जरी पर चले गए ना, फिर तो तुम उलझ जाओगे, दुखी रहोगे, सारी जिंदगी भर मरोगे दुखी। अरे कंफर्ट्स की तरफ भी ज्यादा मत जाओ। कहीं बहुत थोड़ी चीज की जरूरत हो, जैसे डॉक्टर के लिए कार जरूरी है, वो एक नेसेसिटी की साइड में आ जाती है। इसलिए ये नहीं कि हर कोई कार में घूमेगा तो शरीर खराब हो जाएगा। तो नेसेसिटी तक जियो, क्योंकि हमारे जो इनर साइंटिस्ट ये चाहते थे कि हमारी लाइफ लथार्जिक ना बने बस। और लथार्जिक लाइफ से बचना है तो नेसेसिटी पर रहो। तभी कहते थे सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। हाई थिंकिंग होगी तब जब तुम मुझे नहीं, तुम्हें टाइम मिल गया, और वो तब मिलेगा जब तुम्हारी थिंकिंग सिंपल होगी, तुम्हारा रहना सिंपल होगा, तुम्हारा सोचना सिंपल होगा। तो है ये सारी साइंस है योग की, ये जिंदगी के लिए है। ये सबको साइंटिस्ट बनाने के लिए नहीं, हर एक को साइंटिस्ट बनाया भी नहीं जा सकता। इनर साइंटिस्ट यहां तक कि 20 साल तक जिनको ट्रेनिंग देते थे ना, उनका ओरा टेस्ट करते थे, इन्हें पहुंचा भी सकते हैं कि नहीं। उस ओरे से पता लग जाता है, हाँ पहुंचा सकते हैं, उसे ही चुनते थे। तो हर एक को तो यहाँ ये वो तो साइंटिस्ट बनाने का एक रास्ता है। और ऐसे साइंटिस्ट कितने बन सकते हैं अगर हम योगा बेस्ड साइंटिफिक एजुकेशन सिस्टम बना दें, तो कितने साइंटिस्ट निकल आएंगे। और पहले कितने होते थे, अब एजुकेशन से कितने निकल रहे हैं मेटेरियल साइंस के साइंटिस्ट। तो ये एक वातावरण बन जाता है उसके बाद। तो ये मैं आपको डिटेल में फिर बताऊंगा यूनिवर्सल मोरल कंडक्ट्स के बारे में, क्योंकि यही आत्मा है, सारा योग है इसके लिए। अब लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं तो अवेक नहीं कर रहा हूं, मैं तो जगाना चाहता हूं। मेरा पर्पस तो जगाना है।
और लोगों को ठीक रास्ते पर चलाना है। और इकट्ठा करके मैं जिस देश में रहता हूं उसके मैं चाहता हूं सिस्टम अच्छे हों, उसके सिस्टम, सारे देश के सिस्टम्स अच्छे हों, तो इनको इकट्ठा करो, जगाओ और सिस्टम को अच्छा बनाओ। ये मेरा फर्ज भी है, एक नागरिक होने के कारण मेरा फर्ज भी है। इसलिए मैं जब भी बोलता हूं, लास्ट में मैं जो बोलता हूं, या लास्ट पहला कह लो या लास्ट जो भी बोल रहा हूं, वो मैं कोरिलेट कर देता हूं मोदी गवर्नमेंट से, किसान मूवमेंट से, क्योंकि इस वक्त यही एक बहुत बड़ी चीज चल रही है, तो इससे कोरिलेट करता हूं। तो उसके बारे में मैं एक तो चीज ये कहना चाहता हूं, ये नोट कर लो, मोदी, शाह और केजरीवाल जैसा कोई धोखेबाज, स्वार्थी, खुदगर्ज शातिर नहीं मिलेगा। फर्क कितना है, मोदी शाह जितने ऊपर है जमीन में उतने ही हैं, और केजरीवाल जितना ऊपर है वो 3 गुना जमीन में है। वो नजर नहीं आने देता कि क्या कर रहा है, इनका पता लग जाता है ये क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे। मोदी का, शाह का पता लग जाएगा, उसका नहीं पता लगेगा। आप समझते हैं कि ये जो ईवीएम मशीन है उसे ये मोदी और शाह ही गड़बड़ कर रहे हैं उससे? अरे वहां पर पता लग गया, वहां जब लंदन के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई, इनके आदमी वहां सीखने के लिए गए थे आपके कि हम हैक करना चाहते हैं, हमें सिखाओ। और उन्हें बता भी दिया था 2015 में केजरीवाल ने हैक करके जीता था। ये पता नहीं लगता, करता ये भी है और उससे भी ज्यादा करेगा। तो एक तो मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जो है ना, वो जो भी कहता झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। कहता था मैं 15 लाख रुपए हर एक के खाते में डाल दूंगा, डाल दिया, झूठा है। कहता था मैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल में दे दूंगा बेरोजगारों, दे दी, कहां दी, झूठा है। कहता था मैं देश को, भारत को विश्व गुरु बना दूंगा, विश्व गुरु। अरे विश्व गुरु की क्या करता है, ये तो विश्व भिखारी बना रहा है, ये तो सारा देश को ही बेच रहा है, ये झूठा है, ये तो देश को बेच रहा है। मुझे ये बताओ, एक आदमी अपने घर की चीजों को बेच रहा है, उजाड़ रहा है, बेच रहा है, बेच रहा है, वो कौन है? तो चोर, निकम्मा, जुआरी, नशेई, सारी गलत आदतें होंगी, वो ऐसे काम करेगा। ये देश को बेच रहा है, देश में तो प्राइम मिनिस्टर का घर ही होता है, ये उसको बेच रहा है। खैर, दूसरी बात ये है कि मोदी जो है ना, वो जो कहता है उसके उल्ट करता है, बस ये उसकी पहचान है। जो कहेगा उसके उल्ट करता है। उसने कहा था मैं दुगनी कर दूंगा आय जो है, आमदन जो है किसानों की, तो बस उसका मतलब था अब जमीनें भी इनको भिखारी बना देगा, जमीनें भी इनकी छीनेंगी, ऐसा कानून बनाएगा, नजर नहीं आ रहा उसके नीचे नीचे सब कुछ हो जाएगा, छीनी भी जाएंगी और ये मजदूर बन जाएंगे उनके अपने ही खेतों में। ये जो कहता है उसके उल्ट करता है। अब और सुन लो एक असली सच्ची कथा। जब ये फर्स्ट टर्म में 2014 के अंदर प्राइम मिनिस्टर बना, तो अपनी मन की बात में इसने कहा था कि देशवासियों मुझे सजेशन दो, देश को मैं कैसे अच्छा बनाऊं, कैसे सुधार करूं देश का। तो भाई मैंने सोचा रे ये तो बहुत अच्छा है, हमने बनाया इसे तो बहुत अच्छा है, ये खुद कह रहा है कि मुझे सजेशन दो, देश को कैसे बढ़िया बनाएं। आगे तो लूटने वाले थे। तो मैंने 204 पेज का एक प्रोजेक्ट लिखा, कंप्यूटर से उसे निकलवाया, उसकी जल्द बनवाई, रजिस्टर्ड करवाया, रजिस्टर्ड लेटर पर्सनल उसमें लगाया, और उसमें क्या था, योगा साइंस एंड वोकेशन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मोरल कंडक्ट्स। मैंने बताया कि हम एक एजुकेशन को सुधार कर सारे देश के सिस्टम को सुधार सकते हैं। हाउ वी कैन क्रिएट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ education, health and socio-moral attitudes in the teachers, students and the citizens of the country. और इसका मैंने वे बताया, by passing their personality through the purificatory process of yoga science and taking them toward the complete purification of personality, complete health, complete consciousness, complete peace of mind, complete bliss, conservation of mental energy and giving it such a mold one can become one's true self and get rid of all types of sufferings। सारे 204 पेज में मैंने क्लियर कर दी सारी चीज, और ये भी कह दिया
पहले हिंदुस्तान में इसको लागू करेंगे, ये मूवमेंट चलाएंगे, फिर एक्सटेंड कर देंगे वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड लेवल पर एक्सटेंड कर दें। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स दिया। और हुआ क्या? हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है उस वक्त, आजकल वो धर्मेंद्र प्रधान जो मिनिस्टर है पेट्रोलियम का, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का में प्राइम मिनिस्टर था। उसने टेलीफोन किया मुझे, डॉक्टर साहब आप हमारी तरफ आ जाओ, गंगा सफाई की मुहिम में आ जाओ। मैंने कहा भाई गंगा की सफाई तो होनी ही नहीं, इसका तो पानी सूख रहा है, ग्लेशियर वो पिघल रहे हैं। पहले जो सरस्वती नदी होती थी ना वो खत्म हो गई ना, अब इसकी बारी है। और सफाई की क्या बात करते हो? ये गंदे नाले जब तक खत्म नहीं होंगे जो इसमें मिलते हैं, ये कैसे खत्म होगा? और गंदे नाले जिनके वो आपके आदमी, उनको आप रोकना नहीं चाहते। तुम ऐसा करो, मैं सिस्टम को बदलकर, एजुकेशन सिस्टम को बदलकर सारे सिस्टम को बदल सकता हूं, और 3 साल में तुम्हें नजर आ जाएगा रिजल्ट। अबाउट टर्न कर दूंगा 5 साल में सारे सिस्टम को, और ये मैं कर सकता हूं। लेकिन इसने क्या किया? ये तो इसके हाथ में पहुंच गया मेरा प्रोजेक्ट। ये नहीं कि इसके हाथ में नहीं पहुंचा था, क्योंकि वो मुझे पता लग गया कि यूएनओ में जब वो बोल रहा था योग के ऊपर, वो मेरी बात ही बोल रहा था सारी। तो मिसेज मुझे कहती है डॉक्टर साहब वो तो तुम्हारी नकल कर रहा है, बहुत सारी चीज तुमने भेजी वो बोल रहा है। मैंने कहा ये चोर है, अपनी तो इसके पास कुछ है ही नहीं। तो वहां कहता है इंटरनेशनल डे योग का बना दो। तो वो जो बोल रहा था वो चीज ठीक थी, तो उन्होंने सोचा ये ठीक बोल रहा है, ठीक है, ये योग हिंदुस्तान से शुरू हुआ, ये ठीक कह रहा है, बना दो। अरे इंटरनेशनल योगा डे के नाम पर इंटरनेशनल फिजिकल डे बना दिया। तो योग तो जानता ही नहीं, योग ये करते ही नहीं, ना ही ये कर सकते हैं, यमनियम पर ही चलते ही नहीं, बेसिन पर है ही नहीं। तो यहां पहुंचा दिया। पर एक बात है, हमारा जो मेन मकसद है वो है हमारे देश के सिस्टम्स को ठीक करना। और वो तब होगा जब सभी पार्टी खत्म हो। सभी पार्टियों को हटाना पड़ेगा। सभी पार्टियों को 70 साल दे दिए, बदल बदल कर इनकी गवर्नमेंटें आई, किसी ने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान को, करप्शन में धकेल दिया, गंदगी में, दलदल में। पर इसमें शाबाशी मैं तो जरूर दूंगा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी को। एक काम ये हमारी बहुत सहायता कर रहा है, हमारी सहायता सबसे बड़ी ये कर रहा है। अरे भाई सिस्टम तो तब बदले जाएंगे ना जब सारी पार्टियां हटा दी जाएं। ये तो बदलना ही नहीं चाहते, ये सारी पार्टियां हटा दी जाएं और किसान जो धरती पुत्र हैं उनको पार्लियामेंट असेंबली में भेजा जाए। वो जमीन से जुड़े हुए हैं, वो आसमान से नहीं जुड़े हुए, वो महलों से नहीं जुड़े हुए, अंबानी अडानी से नहीं जुड़े हुए, ये बदल सकते हैं। और ये तो हमारी बहुत सहायता कर रहा है। अरे इसका 56 इंच चौड़ा सीना है, सारे डरते हैं, सारी पार्टियां सारी मैदान से बाहर हो गई, सब मैदान छोड़ के बाहर खड़ी हैं। अरे तो इससे हमारा तो काम कर दिया। हमने सारी पार्टियों को हटाना था, बाकियों को तो इसने हटा दिया सबको। हम तो अकेले इसको हटाना है, हमने तो भाई अकेले इसको हटाना है बस, बाकी तो कोई इसने ही हटा दी। ये काम हम कर देंगे। और ये काम आप लोग तो कर नहीं सके, अगर करते तो क्यों नहीं किया अब तक? अरे भाई ये काम भी प्रकृति मां को करना पड़ा, परमात्मा को करना पड़ा, जिसने किसान आंदोलन खड़ा कर दिया। ये आंदोलन कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर नहीं लाए हैं, ये उसी ने भेजा है। और कोई रास्ता ही नहीं था हिंदुस्तान को ठीक करने का, और इसलिए ये भेज दिया। और ये भेजा ही नहीं, क्या किया कि ये जो नाक की राइज बढ़ाई हुई है, वो 56 इंच चौड़ा सीना है जिस मोदी का, उसके सींग जो है सींगों से फंसा दिए, खासा फौज से फंसा दिए। अरे इस खासा फौज से इनकी तो नीम के अंदर कुर्बानी 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 सर्वस्व कुर्बानी भरी पड़ी है। पुर्जा पुर्जा कट मरूं कबू न छाड़ूं खेत, मैं पुर्जा पुर्जा कटूंगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे शरीर के, कोई बात नहीं, मैं डटा रहूंगा, मैदान छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैदान युद्ध छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये इनकी थी, राज करेगा खालसा आके ही रहे ना कोई। जालिम को राज नहीं करने देंगे, गलत आदमियों को राज नहीं करने देंगे, अच्छे आदमी राज करेंगे। निश्चय कर अपनी जीत करो। अरे जीत तो हमारी होगी, क्योंकि सच्चाई की जीत होती है लास्ट में। तो हम तो लड़ते ही रहेंगे और हमारी ही जीत होगी। अब मैं
एक ही बात कहना चाहता हूं पब्लिक को, भाई परमात्मा ने, प्रकृति ने जो ये भेज दिया है ना, हिंदुस्तान को अच्छा बनाने का एक मौका दे दिया है। ये जो किसान आंदोलन को ला करके पूरी तरह इनकी मदद कर दो, सभी लेडीज, जेंट्स, नौजवान, सभी बच्चे सारे लग जाओ इस काम में, सड़कों पर आ जाओ और इनकी ताकत को बढ़ाओ, इनकी ताकत को बढ़ाओ। और दो चीज मैं कहना चाहता हूं जो लीडर हैं किसान मूवमेंट के, और ये मैं बार बार क्यों कहता हूं, कहीं गलती ना हो जाए इनसे। पहली चीज तो ये है, किसान आंदोलन के नेताओं से ये कहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टियों का कोई आदमी, कोई लीडर आ ना जाए तुम्हारे अंदर। अरे स्टेज पर ही नहीं, सामने भी ना बैठे भाई, बैठेंगे ये ढीठ हैं, बैठेंगे। ये आया था ना केजरीवाल, टोपी उतार के आया था, और पता क्या कह रहा था, मैं चीफ मिनिस्टर के तौर पर नहीं आया हूं, मैं तो इसलिए आया हूं कि ये जितने लोग बैठे हैं ना, ये वोट बैंक है, तुम चाहे छितर मार लेना, मुझे वोट डाल देना। अंदर तो ये लेकर आया है ना, वो अंदर तो ये सोच कर आया है। और अब भी उसने अपने आदमी को कह दिया है, ध्यान देना, उसने अपने आदमी को, केजरीवाल ने कह दिया है, टीवी पर भी कई बार आ चुका है, सोशल मीडिया में भी आ चुका है। क्या कहा है, अरे अपनी टोपी वालों, आपकी टोपी उतार के फेंक दो और जाके किसानों के अंदर एंटर कर जाओ, लीडर बन जाओ, और फिर पंजाब की मुझे उंगली पकड़ा दो, मैं पंजाब को पकड़ करके ना उसे पहले तो लूटूंगा, फिर पाकिस्तान को बेच दूंगा। ये कर सकता है, अरे ये तो सब कुछ कर सकता है। इसकी इंक्वायरी करके तो देख लो पैसे कहां से आते, कर लो इंक्वायरी। और इसने तो ट्राई पहले भी की थी, जब पहली टर्म में ये आया था, नई दिल्ली की सड़क के ऊपर बैठ गया था, मिलिट्री को, पैरा मिलिट्री को कह रहा था, तुम भी पेटियां उतार करके मेरे साथ ही बैठ जाओ, आ जाओ विद्रोह कर लो। ये तो ये कह रहा है, ये तो सब कुछ कर सकता है कुर्सी के लिए, भूखा है पैसों का। नहीं तो ये कमिश्नर था, इतनी पैसे, इसकी मिसेज भी कमिश्नर, और क्या चाहिए और। पर नहीं, भूख जो होती है ना, सबसे ज्यादा जो पैसा है ना, वो गंदी जो बिजनेस है ना, वो पॉलिटिक्स से ही है। बस एक ऐसी है कि तुम जो है पार्टी बना लो, जब टिकट दोगे तो 3 करोड़ में एक टिकट देते हैं ये, तो 3 करोड़ वो हारे या जीते, तुम्हें तो 3 करोड़ मिल जाएंगे, और टिकट वाले तो आते ही रहते हैं, इसलिए बने हैं ये। तो याद रखना, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, दूसरी चीज, जो लीडर्स हैं मूवमेंट के, अरे भाई तुम मोदी को नहीं हरा सकते, तुम मोदी को हटा नहीं सकते, तुम मोदी को नहीं हटा सकते। उसी तरह जैसे कि कहानी पहले होती थी कि राक्षस जो होता था ना, उसको मारते थे, तलवार से नहीं मरता था, गर्दन उतारते थे, नहीं मरता था, गोली चलाते थे, लगती थी, नहीं मरता था। आखिर किसी ने कहा कि भाई तुम इस तरह करोगे तो ये तो नहीं मरेगा, इसकी जान तो जो है ना, वो तोता है उसमें है, और तोते की तो गर्दन कोई बच्चा भी रोड़ दे, ये मर जाएगा। और ऐसा ही करते थे। अरे तुम नहीं हरा सकते, मैं कह रहा हूं। मोदी को हराना है ना, तो इसकी जो जान है ना, इसकी जो हार है, इसकी जीत का फार्मूला है, ईवीएम मशीन में है, उसे हटा दो, ये मर जाएगा, उसे हटा दो, हार जाएगा, हट जाएगा, और उसे नहीं हटाए कुछ नहीं होगा। इसलिए एक काम करो, 2 मुद्दे तुमने लिए हुए हैं इस वक्त किसान मूवमेंट के। पहला तो मुद्दा यह है कि 3 कानून जो गलत बनाए वापस लो, और दूसरा यह है मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है वो कानून से निश्चित करो, उसका कानून बनाओ। अरे तीसरा और बना लो, ये ईवीएम मशीन को इलेक्शन से हर कीमत पर हटाना है, हर कीमत के ऊपर। और ये गवर्नमेंट नहीं मानेगी, तुम्हारे पहले भी 2 नहीं मानेगी, और तुमने मान के ना मान से क्या लेना है, तीसरे पर अड़े रहो। ये हटेगा तो तुम खुद बदल लेना, जो कानून सारे बदले जाएंगे। ये तो डबल कानून है। अरे ये तो कानून ऐसे बनाते हैं कि ये तो 3-3 करोड़ भी महीने में कमाए तो कोई टैक्स नहीं, और बाकी सबको टैक्स लगते हैं। इनको पेंशन मिल रही है, बाकी किसी को 36 साल तक काम करते हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही, इन सबको पेंशन मिल रही, चाहे एमएलए हैं चाहे एमपी हैं। ये सारे हटाने ही पड़ेंगे कानून। ये कानून संविधान को भी ठीक करना पड़ेगा, इसमें भी बहुत कुछ गलत कर दिया गया है। इसलिए तुम क्या करो, सारा जोर ईवीएम मशीन को हटाने में लगाओ, बस ये काम कर लो, सब कुछ हो जाएगा। इसी के ऊपर ज्यादा जोर दो। वो कानूनों की बात जो है वो कहते रहो, करते रहो, मानेंगे नहीं, और ना माने तो ही बढ़िया है, तो हमने मनाना भी, हमने तो इसको हटाना पहले, वो हम बदल लेंगे। तो ये जो है ना फ्रेंड्स, मोदी को मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। मोदी,
भाई तेरा 56 इंच का सीना है ना, चौड़ा 56 इंच का, इसको 76 इंच का बनाओ, अपनी ताकत और बढ़ाओ। क्योंकि जितनी तुम्हारी ताकत बढ़ेगी ना, उतनी ही ताकत, उससे भी ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी किसान मूवमेंट की। किसान मूवमेंट की ताकत को बढ़ाने का एक ही रास्ता, तेरी ताकत बढ़े, तू और ताकत को अपनी को बढ़ा। 76 इंच का सीना कर ले तू, बढ़ा। और दूसरी बात, तू प्रकृति परमात्मा की इस बात को मान रहा है ना, नाक की जो लड़ाई मनाई दुर्योधन बन गया है और तेरे आका को धृतराष्ट्र बना दिया, आरएसएस को। बस परमात्मा की प्रकृति की बात पढ़ा रहे, मान ले, वो भी कर ले, उनको करता रहे। देश का सुधार, इंसानियत का सुधार इसी में होगा। और तू चलता रहे, जिधर तू जा रहा है ना, वो तो कुरुक्षेत्र है, वो तो महाभारत है। हम तो उधर नहीं जाना चाहते, लेकिन क्या करें, तू जा रहा है, तू आगे आगे, हमें तेरे पीछे पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि तुझे तो उठा के फेंकना है, हमें तेरे पीछे पीछे जाना पड़ता है। तो तू जा, और तेज जा, ताकि जल्दी काम हो जाए, और तेजी से चल, और जल्दी चल, और कुरुक्षेत्र महाभारत पहुंच जा। वहां पर तू भी पहुंचगा, तेरे पीछे हम भी पहुंच जाएंगे। वहां जब पहुंच गए ना, कोई पीछे नहीं हट सकता, वहां फैसला हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारा जो स्लोगन है वो है वसुधा एव कुटुंबकम। ये सारी जो धरती है ना, ये हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, सर्वत का भला हो। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, और सभी जागो और सभी इकट्ठे हो जाओ। इसको लगा जा, थोड़ा सा सुन लो। ये कई बार ना, ये बोलना 10 फोटो नहीं आती थी, रुक जाती थी। वहां से कोई डर तो नहीं है, डर तो नहीं।